बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिगार्डिंग द सर्किट एनालिसिस पार्ट 1। आज के लेक्चर के अंदर हम सर्किट को एनालाइज करने का तरीकाकार समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों का रिव्यू करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कुछ बेसिक डेफिनेशन और उन सबको एनहांस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द how to analyze the circuit. So this topic is related to our course Basic Electronics PHY 323 BS Software Engineering Morning second semester Spring 2021. So in the last lecture we have discussed about what is electronic circuits, concept of voltage and current, Ohm's law and circuit combinations. तो पिछले लेक्चर के दौरान हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की थी। So in this lecture, we are going to study about the current type, DC circuits, EMF versus potential difference, resistor, combination of resistance, series and parallel combinations, and circuit analysis. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन हमारी सर्किट और करंट और वोल्टेज के लिहाज से थी वो बहुत ही जनरल थी। वो ऐसी डिस्कशन थी जो सिर्फ और सिर्फ लेमैन लोगों के लिए थी, जबकि आज की डिस्कशन जो है हमारी प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी फिजिक्स और फिजिकल कॉन्सेप्ट्स। जबकि जो पिछली डिस्कशन थी वो हमने फिनोमिना को समझने के लिए डिस्कस किया था। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। इट्स बेसिकली इट इज द बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजर्ड इन एम्पेयर। तो इट इज मेजर्ड इन एम्पेयर और ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। However, when we talk about the flow of current, तो जब भी आप बात करते हैं तो करंट इज बेसिकली अज्यूम टू बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कि आपका कोई सर्किट होगा और उसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। सो दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कल भी हमने पढ़ा था कि इट विल बी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ चार्जेस। होएवर, जैसा कि आपके पास सिचुएशन है, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। ये वाला हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड द डीसी सोर्स और दिस विल बी कॉल्ड एज अ एसी सोर्स। हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो हाउ डू इलेक्ट्रॉन फ्लो? हम कल वाले लेक्चर के दौरान हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जैसे वो पानी के फ्लो की तरह है। however we can also take it as कि how they flow in atomic level। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मेटल्स जो हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शेयर हो सकता है, वो सबका म्यूचुअली होता है। तो उस वाले से वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आप देख सकते हैं कि ये फ्लो करते हुए जा रहे हैं। आपके पास ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका रिप्रेजेंट किया गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है और इनकी मोशन इसी तरह से चलती जा रही है। सो दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So how many types of the currents are? We have the two types of the currents. So first is the DC current and the second is the alternating current. So you can assume here that कि यहाँ पे ये DC वेरिएबल टाइप है अगर आपके पास ये DC रिपल वाली फॉर्म है और ये DC डायरेक्ट करंट स्मूथ करंट है। तो DC की भी फर्दर तीन टाइप्स हो सकती हैं और अल्टरनेटिंग की जो है आपके पास लिटरली सिंपल टाइप है। डीसी के अंदर आपके पास क्या है? सिंपली अगर आप इस पे गौर करें तो डीसी या तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर आपके पास ये अल्टरनेटिंग करंट होगा या फिर डीसी पॉजिटिव रह रहा है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये वो करंट है डीसी जिसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि अल्टरनेटिंग की पोलैरिटी चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है अल्टरनेटिंग करंट? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर है तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपके पास सिचुएशन डिफरेंट होती जा रही है ड्यू टू दिस वन। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है पुल वाली लाइन, नीचे वाला हिस्सा जो है वो कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो। और इस तरह से ये अल्टरनेट होते जा रहे हैं और इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डीसी सर्किट्स क्या होते हैं। तो डीसी सर्किट्स के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि डीसी करंट्स कैसे थे। तो डीसी करंट्स वो होंगे जिनकी पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी भी चेंज नहीं होती। और ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर डीसी करंट्स वगैरह चलते हैं हम उन्हें डीसी सर्किट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डीसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ डीसी सोर्स एंड द सर्किट कंपोनेंट एज शोन इन फिगर। So as you can see here, this is the battery is the DC source। बैटरी की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती।
ये स्विच लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सिंपलेस्ट डीसी सर्किट. सो यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस वे कि आपके पास ये एक पिक्टोरियल फॉर्म हो और आप इसको एक डीसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने एमीटर भी लगाया हुआ है और वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है. और ये लोड जो है हमने कल भी पढ़ा था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैम्प, और ये स्विच की रिप्रेजेंटेशन और ये बैटरी की रिप्रेजेंटेशन. इसी चीज़ को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, और ये आपके पास करंट. तो इस तरह से आप डीसी सर्किट्स वगैरह को ज़्यादातर पढ़ेंगे. सो ईएमएफ क्या होती है, सबसे पहले वो जानते हैं, बिकॉज वी हैव मैनी डिस्कशन अबाउट ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. तो बहुत सारे जो लोग बच्चे हैं उनको दे हैव सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट एंड अदर है. तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि एन एजेंसी विच कन्वर्ट्स द अदर फॉर्म, द अदर टाइप ऑफ एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द ईएमएफ. सो वी हैव बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, जबकि बैटरी आपको क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वो एजेंसी जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शिफ्ट करती है या कन्वर्ट करती है, इट इज कॉल्ड द ईएमएफ, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एज यू कैन सी हियर, कि ये वाली आपके पास क्या है, ये चार्जेस हैं, और बैटरी क्या करती है, इन चार्जेस पे वर्क डन करके इनको मजीद एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जिसके नतीजे के अंदर ये एनर्जी सप्लाइड जो है वो बैटरी के जरिए से हो रही होती है, और ये इस चक्कर में आपकी जो है इंटरनल लॉसेस हो रहे होते हैं. तो इसको समझने के लिए आइए ज़रा देखें कि हाँ, आपकी जो ईएमएफ है वो कैसे काम करती है. तो ईएमएफ बेसिकली पंप का काम कर रही होती है, जो एक वाटर फ्लो के लिए रिप्रेजेंट किया गया है. जैसे वाटर को फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है कि पंप चलाए, तो फिर आपके पास एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता है वाटर. इन द सेम वे बैटरी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दैट कि पंपिंग, बैटरी एक्चुअली पंप करती है चार्जेस को, और जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो मूव करते हैं. सो व्हाट आर द वोल्टेजेस देन. अगर ये ईएमएफ सिर्फ इलेक्ट्रिकल या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को सिर्फ इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आते हैं या वोल्टेजेस क्या आते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड द वोल्टेजेस. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब उसमें से करंट फ्लो करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वोल्टेजेस कहते हैं. तो बैटरी के टर्मिनल को जब आप किसी वोल्ट मीटर से चेक करने की कोशिश करते हैं, तो जो रीडिंग आती है एक्चुअली तौर पे, इट इज कॉल्ड दी वोल्टेजेस. वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार बहुत इजी है. ये आपके पास स्केमेटिक व्यू दिखाया गया है कि आपने किसी भी अगर सर्किट एलिमेंट के अंदर या सर्किट कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करना है, तो आप इजीली इनका क्या करें, वोल्ट मीटर अप्लाई करें इसके पैरेलल, और आप इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को नोट कर सकते हैं. So there is a difference between EMF of a cell and the potential difference. तो ये आपके पास एक पिक्टोरियल व्यू और टेबलेटेड फॉर्म के अंदर इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. The EMF of a cell is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when the cell is in open circuit. याद रखिएगा कि आप जो बैटरी से सेल खरीदते हैं उसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये उसकी ईएमएफ है. जैसे ही आप उसको सर्किट में लगा के चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई ही 1.5 है, तो वो हमेशा आपको 1.5 वोल्ट से कम वैल्यू देगा. So the potential difference between the two points is the difference of potential between these 2 points in a closed circuit. तो हमेशा potential difference होगा वो closed circuit में लिया जाता है. The EMF is independent of the resistance of the circuit and depends upon the nature of electrode और electrolyte. तो याद रखिएगा जो EMF होती है वो एक्चुअली तौर पे आपके सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है. और इन द सेम वे दिस डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट. जब क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ करंट. तो ये जो ईएमएफ है एक्चुअली तौर पे ये क्या है, सोर्स ऑफ करंट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है. द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बिटवीन द टू एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट. तो ये किसी भी पॉइंट्स के दरमियान मेजर किया जा सकता है. एक्चुअली तौर पे ईएमएफ क्या है, इट इज बेसिकली द कॉज ऑफ फ्लोइंग करंट, और उस कॉज की वजह से जो इफेक्ट होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो उनके फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं. टोटल ईएमएफ ई से रिप्रेजेंट किया जाता है आमतौर पे, और ये होगा टोटल आई करंट ड्रॉन बाय द
बैटरी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है एक्चुअली दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, और V इज इक्वल टू आई आर इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट, और ये उस हवाले से आपके पास क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में लिखी जा सकती है। So then what is the internal resistance of the battery, और या internal battery resistance क्या होती है, आइए उसको समझते हैं। If the internal resistance is zero, then the terminal voltage is equal to the EMF। आप सब लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी एक्चुअली दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, एंड एप्सिलॉन या ई जो है दैट इज द ईएमएफ, माइनस आई आर, आर इज द स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपके पास स्मॉल आर अगर जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो जीरो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ईएमएफ के। तो उस वाले से ये सारा कुछ क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ईएमएफ इज इक्विवेलेंट टू दी ईएमएफ इज इक्विवेलेंट टू दी ओपन सर्किट। अगर ये ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट टू दी ओपन सर्किट और दिस टर्मिनल वोल्टेज व्हेन नो करंट इज इन दी सर्किट, तो तब आप इसको कह सकते हैं कि ये ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के बराबर है अगर आपका सर्किट क्या हो, ओपन हो। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन नो करंट इज इन द सर्किट, दिस इज द वोल्टेज लेबल्ड ऑन द बैटरी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ईएमएफ जो होते हैं ये वो वोल्टेज होते हैं जो बैटरी के ऊपर लिखे गए होते हैं। एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल एंड बॉडी डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द सर्किट। तो ये एक्चुअली तौर पे करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप बैटरी में से कितना करंट लेते हैं। आइए ज़रा देखें कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप इस फिगर के अंदर ये देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की है वोल्टेज के बारे में और करंट के हवाले से। वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने वोल्टेज लिखे हुए हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने पोजीशन लिखी हुई है कि किस तरह से आपकी पोजीशन के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी करता है। अगर आप ए से बी दैट इज द ए एंड बी पाथ, ठीक है जी, अगर आप ए से बी की तरफ लेते हैं तो इसमें लो पोटेंशियल ए पार्ट है और बी पोटेंशियल बी वाली जो साइड है वो हाई पोटेंशियल है। तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो यू विल फील अ राइज इन दी पोटेंशियल, और ये इन दोनों के दरमियान कितना है टोटल, दैट इज द ईएमएफ, तो ई लिखा गया यहाँ पे। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। फिर आप जब तक तो चार्जेस इनके अंदर ही हैं तो वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे ही चार्जेस ने इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो करना है मीन टू से इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, तो ये जो पोटेंशियल ईएमएफ है ये ड्रॉप होना शुरू होगी। ड्रॉप होते होते इट विल बिकम्स आई आर, और इतना लॉस आ जाएगा। दिस इज बेसिकली द लॉस, इंटरनल लॉस। और उसके बाद आपकी भी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द सर्किट क्या रहेगी, डी तक सेम रहेगी। डी से लेके ई तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ही आपके चार्जेस ई से एफ की तरफ जंप करेंगे तो वो फिर अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। इनकी एनर्जी अगर लूज हो रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को डेसिपेट करते हुए एफ तक पहुंचेंगे, और ए और एफ के ऊपर पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द होल साइकिल इन द पोटेंशियल डायग्राम जो कि बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रही होती है। So then we are discussed about then what is the load resistance. So the terminal voltage also equal to the voltage across the external resistance. This external resistance is called the load resistance. हर वो इंटरनल चीज एक्सटर्नल चीज जो कि जहाँ पे वोल्टेजेस वगैरह कंज्यूम हो रहे हैं वो लोड रेजिस्टेंस कहलाएगी। In the previous circuit, the load resistance just the external resistance. In general, the load resistance could be any electrical device or electronic device. These resistances represent loads on the battery since it supplies the energy to operate the device containing the resistance. अब ये है कि जी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो दिस इलेक्ट्रिकल पावर एंड द इलेक्ट्रॉनिक पावर हैव द सेम फार्मूला। So the total power output of the battery is equal to P is equal to I delta V, or you can say I epsilon. That epsilon basically the EMF. So this is the delivered to the external resistance I square R और internal resistance I square R। तो total power जो होगी वो डिवाइड कर दी जा सकती है external power plus internal power losses। So the battery is the supply of constant EMF. Uh, Constant EMF. So the battery does not supply a constant current since the current in the circuit depends upon the resistance connected to the battery. So the battery does not supply a constant terminal voltages। तो उस वाले से भी बैटरी जो है वो हमें
कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेजेस जो है वो सप्लाई नहीं करती, वो वेरी होते रहते हैं जैसा कि आपने अभी फिगर के अंदर देखा था। तो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, किसी भी सर्किट कंपोनेंट को लगाने के 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सीरीज मेथड, दूसरा है पैरेलल मेथड, तीसरा है मिक्स्ड मेथड। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टर इन सीरीज के अंदर कैसी बिहेवियर को शो करते हैं। तो व्हेन द टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। जब आपके पास कोई रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ी हो कि वो एक एक खत्म हो तो दूसरी शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो एक साथ लगे हों। और फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस द करंट आर द सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। यहाँ से करंट जो होगा वो सेम होगा। ये कन्वेंशनल करंट लिया गया है, इसलिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। आपको जो बुक शेयर की गई है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही है पूरे सर्किट के अंदर। तो हम पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी करंट्स की डिस्कशन करेंगे, वो क्या होगी, कन्वेंशनल करंट के हवाले से होगी, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया जा रहा है। For the series combination, the currents are the same in all resistance because of the amount of charge that passes through one resistor must also pass through the other resistor in the same time interval. The potential difference will divide, यहाँ पे भी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे और कुछ पार्ट यहाँ पे, जैसा कि आपने फिगर में भी देखा था। तो कुछ एनर्जी इनको सप्लाई कंज्यूम हो जाएगा, कुछ यहाँ पे कंज्यूम होंगे। तो आप इनको ले सकते हैं कि टोटल जितना आपने दिया है वो बराबर होना चाहिए इसके और इसकी वैल्यू के। तो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है वो सबका बराबर है, तो ऑब्वियसली आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू डेल्टा वी और इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू। तो उस वाले से आई कॉमन ले लें और आर वन प्लस आर टू आ जाएगा। And as a consequence of conservation of energy, the equivalent resistance has the same effect on the circuit as the original combination. So आप इनको रीअरेंज करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अप टू सो ऑन। तो उस हवाले से आपके पास जो है ये टोटल वैल्यू डेवलप की जा सकती है। तो अमूमी तौर पे हम करते भी ऐसे हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर इज अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने सर्किट में दो सीरीज रेजिस्टेंस लगाई हैं तो बताएं उनका जो मजमुआ मजमुआ होगा या इक्विवेलेंट होगा वो उनसे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो याद रखिएगा, रेजिस्टर जब भी सीरीज में जोड़े जाएंगे तो उनका जो इफेक्ट होगा, नेट रिजल्ट होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर बल्ब भी जोड़े जा सकते हैं, जो बल्ब एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हों, और उस हवाले से इनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और बैटरी के साथ ये सीरीज मेथड के साथ लगे हुए हैं। ये दो बल्ब तस्वर किया जा सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर वन और आर टू है। तो आप इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके इन दोनों रेजिस्टेंस को सिर्फ एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इट इज कॉल्ड दी आर इक्विवेलेंट। और इस तरह से आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम रेजिस्टेंस जो है इन पैरेलल कंडीशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज द सेम बिकॉज ईच इज कनेक्टेड डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द बैटरी टर्मिनल। तो सबका जो पोटेंशियल है वो सेम रह रहा है, बल्कि करंट क्या है, वेरी कर रहा है। आई टू है, यहाँ पे आई वन है, यहाँ पे भी आई वन, यहाँ पे आई टू। इसका स्केमेटिक डायग्राम हमने ये बनाई हुई है। अब हमने इन दोनों को एड अप करने की कोशिश करनी है। तो आपका जो टोटल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाला फार्मूला, कि जितने टोटल चार्ज थे, मिसाल के तौर पे अगर 100 चार्जेस थे तो 50 इधर चले जाते हैं, 50 फॉर एग्जांपल इधर चले जाते हैं। तो उस हवाले से आप करंट को ऐड कर सकते हैं। टोटल करंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो डेल्टा वी वन ओवर आर वन प्लस अकॉर्डिंग टू दी ओहम लॉ, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। तो उस हवाले से डेल्टा वी वन आर वन प्लस डेल्टा वी टू आर टू, और उस हवाले से टोटल करंट आर जनरली नॉट द सेम। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमारे पास ये आर इक्विवेलेंट आ जाती है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस आर टू ओवर आर थ्री। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने अगर दो रेजिस्टेंसेज पैरेलल में जोड़ी हैं तो उनका जो नेट रिजल्ट होगा वो इंडिविजुअल से क्या होगा, थोड़ा होगा। तो इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द ग्रुप। तो वो हमेशा सबसे कम होगी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द ग्रुप के अंदर। और इसी तरह जैसे आपने पहले दो सीरीज को इकट्ठा करके एक बना दी थी, इस दफा पैरेलल दो रेजिस्टेंस को इकट्ठा करके आप एक कर देंगे और इसका फॉर्मूला ये रखा जाएगा। तो
आप इस बात से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रजिस्टर इन पैरेलल ईच डिवाइस ऑपरेट्स इन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर सो दैट इट इज स्विच्ड ऑफ other will remain on. In parallel, all the device operates on the same voltages. The current takes all paths. The low resistance will have higher current, and even every high resistance will have some currents. Household circuits are wired so that electrical devices are connected in parallel. तो ज़्यादातर जो हमारे घरों में सर्किट्स है उनके अंदर जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो क्या होगी और वो पैरेलल सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ी जाती हैं। तो ये है हमारे पास अभी तक की डिस्कशन जो कि है रिगार्डिंग टू दी सर्किट के अंदर उनकी टेक्निकलिटीज और उन सारी चीज़ों को जोड़ने का तरीका। अब आइए देखते हैं कि हमने सर्किट को एनालाइज कैसे करना है और सर्किट के एनालिसिस को कैसे स्टडी करना है। So to analyze the circuit, we have some basic concepts. So simple electric circuit may have contain batteries, resistor and capacitor in various combination. तो हमारे पास जो है वो सर्किट एनालिसिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर देखते हैं कि हमने सर्किट के अंदर डिफरेंटली करंट वोल्टेज वगैरह और इन सारे पावर इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। तो इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो चीज़ें कंपोनेंट के तौर पे ऐड की जाती हैं उनमें बैटरीज उनमें रेज़िस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और उनके वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं। मीन टू से कुछ सीरीज़ में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। फॉर सम सर्किट्स एनालिसिस में कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टेंस रेज़िस्टर्स। तो कुछ का एनालिसिस जो होगा वो कंसिस्ट करता है कंबाइनिंग रेजिस्टेंस के हवाले से। इन मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किरचॉफ रूल्स में बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस। तो उसके अंदर आप किरचॉफ रूल यूज़ कर सकते हैं। और उसके हवाले से अगर आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ जाते हैं तो फिर आप फर्दर जो है वो थेवेनिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और नॉर्टन थ्योरम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। So these rules are based upon the conservation of energy and conservation of electric charge for isolated system। तो उस हवाले से ये रूल्स जो है वो किसी ना किसी बुनियादी कवानीन पे बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ है, इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए सर्किट के अंदर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्किट जो है उनके अंदर सिर्फ डीसी करंट नहीं हो सकते, इन रूल्स को आप अल्टरनेटिंग करंट्स वाले सर्किट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखें कि जब हम इनके साथ काम करेंगे तो किस तरह से इनकी रिक्वायरमेंट है और हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट इज द किरचॉफ रूल्स। और ये गुस्ताव किरचॉफ ने दिए थे एंड इट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द गुस्ताव किरचॉफ 1824 टू 1887। जर्मन फिजिसिस्ट था ये and worked with the Robert Bunsen and Kirchhoff and the Bunsen invented the spectroscope and founded the science of spectroscopy, discovered the element, for example, cesium and rubidium, invented astronomical spectroscopy and all these things। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इसके अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर साइंसदान माना जाता था। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आइए किरचॉफ रूल्स के ऊपर बात करते हैं। तो देयर आर वेज इन विच रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड सो दैट द सर्किट फॉर्म कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जैसा कि कल भी डिस्कशन हुई थी कि आपके पास जो रेजिस्टर्स वगैरह है वो सम टाइम इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े होते हैं कि आप उन्हें सिंपलीफाई करके एक सिंगल रेजिस्टर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आप किरचॉफ रूल्स जो है एज अ फर्स्ट टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और उसे हम किरचॉफ रूल्स या फिर किरचॉफ जंक्शन रूल कहते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो है किरचॉफ का जंक्शन रूल। और जिसको हम जंक्शन रूल कहते हैं द सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन मस्ट इक्वल जीरो। जंक्शन से मुराद होता है एक ऐसा पॉइंट जो दो चीज़ों को मिलाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो वायर्स हैं तो अगर दो वायर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मिल रही हैं या दो रेजिस्टेंस मिलते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम उसको जंक्शन कह सकते हैं। तो इन द सेम वे अगर ये तीन वायर मिल रही हैं तीन रेजिस्टर मिल रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ जंक्शन। तो दिस पर्टिकुलर नॉब जो कि आपको रिप्रेजेंट की गई है इन ग्रीन कलर ये ओ से रिप्रेजेंट किया गया है इस पाथ को। सो दिस ओ विल बी द जंक्शन फॉर रेजिस्टेंस R1 R2
R3 एंड R4। तो इन चारों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि सेम है, दैट इज द बेसिकली द ओ जंक्शन। तो इसको आप नोड भी कहते हैं, इसे नोडल एनालिसिस भी, इसको नोड रूल भी कहते हैं। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स इन अ जंक्शन मस्ट इक्वल टू जीरो। करंट डायरेक्टेड इनटू जंक्शन आर एंटर्ड इनटू द, और ये भी तस्वर किया जाता है कि करंट अगर एंटर हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, लीव होगा तो नेगेटिव होगा। तो उस हवाले से वो जो एंटर्ड है इनटू द इक्वेशंस आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल लीविंग करंट्स आर नेगेटिव। तो अगर आपके पास करंट है और वो आप सपोज करते हैं कि ये ब्लू वाली डायरेक्शन के साथ करंट है, और दिस करंट इज बेसिकली दी फॉर एग्जांपल I1, तो इनके अंदर जो करंट है फ्लो करेगा ये I2 करंट है जो कि इस डायरेक्शन में है। दिस इज द I2 करंट, दिस इज द I3 करंट एंड दिस इज द I4 करंट। तो उस वाले से जो टोटल करंट है इट विल बी इक्वल टू द I2 I3 प्लस I4, और यू कैन से द सम ऑफ ऑल दीज टू करंट, और इन सब का सम हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दिस इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जितने चार्जेस बैटरी ने भेजे हैं वो सारे के सारे हमेशा उनका सम क्या होगा, वो बराबर रहेगा। चार्जेस जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इन द सेम वे जंक्शन रूल को आप यूं भी समझ सकते हैं जैसा कि यहाँ पे वाटर फ्लो वाली कंडीशन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर इस करंट वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके समझाया गया। अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन मस्ट इक्वल जीरो। द करंट्स डायरेक्टेड इनटू द जंक्शन आर एंटर्ड इनटू द इक्वेशन एज प्लस वन एंड माइनस वन। तो उस हवाले से अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 जो है वो पॉजिटिव है। तो लीव क्या कर रहे हैं इस पॉइंट से, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो I1 यू सपोज दैट कि I1 आपकी तरफ आ रहा है और I2 और I3 आपसे परे जा रहे हैं। तो यू कैन एस्टिमेट दैट I1 इज पॉजिटिव व्हाइल I2 एंड I3 इज नेगेटिव। तो उस वाले से ये इन सब का सम क्या होगा, जीरो होगा। इन द सेम वे जैसा कि फ्लो है, टोटल फ्लो पानी का अगर एक पाइप से आ रहा है तो टोटल जितना फ्लो आया है उसका आधा या कुछ हिस्सा एक साइड पे जाएगा और कुछ हिस्सा एक साइड पे जाएगा। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। इन फ्लो इन विल बी इक्वल टू फ्लो आउट, और वो टोटल सम के बराबर होना चाहिए। So the second important rule is basically known as Kirchhoff loop rule, जिसको आप Kirchhoff KVL भी कहते थे, और इसको आप Kirchhoff वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, और आप लोग ने इसको KVL की फॉर्म में पढ़ा होगा अपने कॉलेज लेवल के ऊपर। So this is the KVL, or according to this rule, we have a sum of all the potential difference across the element around the closed loop in a closed circuit must be equal to zero. The statement is about conservation of energy. The sum of all the potential difference across the in a closed loop should be equal to the zero. ये किस तरह से काम करता है, आइए देखें कि ट्रैवलिंग द लूप फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आपके पास आपने वोल्टेज जो है या एनर्जी जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप डिलीवर करते हैं। तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो आपने नेगेटिव लेना है, अगर आप नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो आपने जो ड्रॉप है उसको आपने क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो इन इन फिगर वन दिस इज द रजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो रजिस्टर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द विल बी टेकन एज माइनस आर। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये क्यों ऐसा लिया गया है, बिकॉज करंट जो है वो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और अगर आपका हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है, तो आपके पास आप किधर से गए हैं, हाई से लो की तरफ, तो यू विल गेट दी लो वैल्यू। लो वैल्यू की वजह से इट मीन यू गॉट ड्रॉप, तो आपने इसको नेगेटिव लेना है। इफ़ यू गॉट दी वैल्यू एज कि आप लो से किधर आ गए हैं, हाई के ऊपर आए हैं, तो यू विल गेट दी राइज इंक्रीज। तो ड्यू टू दिस वन आपका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस रूट के अंदर सब बुनियादी बात यही वाली है। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिचुएशन कि अगर आप इन ए और बी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर रहे हैं तो यू विल टेक इट एज कि आपने लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो आप पॉजिटिव या आपके पास होगा ये प्लस ई की फॉर्म या पॉजिटिव ईएमएफ के हिसाब से। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो यू विल टेक इट एज लो वैल्यू है, सो दैट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज माइनस ई,
और ये माइनस ईएमएफ के तौर पे दिया जा सकता है। सो व्हेनेवर वी हैव टू सॉल्विंग ट्रिक्स, तो जब भी हमने सर्किट के साथ काम करना होगा तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी या क्विचर रूल्स होंगे। तो आपने सबसे पहले चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। टू स्टडी द सर्किट डायग्राम, आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ ईच बैटरी, इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स इन ईच बैटरी। फिर आपने इसकी कैटेगरी बनानी होगी। डिटरमाइन इफ द करंट कैन बी रिप्रोड्यूस इन कंबाइनिंग रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल। तो आप अगर सीरीज और पैरेलल की कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं तो उसको करने की कोशिश करें। इफ सो प्रोसीड दूज टेक्निक्स। अगर ये किया जा सकता है तो आप ट्राई करें कि चीज़ों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करें। अगर नहीं होता तो फिर आप किरचॉफ रूल अप्लाई करें। अगर आपने किरचॉफ रूल अप्लाई करना है तो फिर आपने ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपने असाइन लेबल्स एंड सिंबल्स टू ऑल द नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। असाइन डायरेक्शन टू द करंट्स, आपने अपनी मर्जी से कोई ना कोई डायरेक्शन दे देनी है, उसको बाद में हम चेक करेंगे कि हमने ठीक डायरेक्शन दी है या नहीं। अप्लाई द जंक्शन रूल टू एनी जंक्शन इन द सर्किट दैट प्रोवाइड अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस करंट। अप्लाई द लूप रूल, आपने लूप रूल लगाना है। और अगर आपके पास सिर्फ सिंगल लूप है तो फिर सिंगल लूप लगेगा, अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई मल्टी लूप। उस हवाले से आपने फिर इसको ये करना होगा। You must also correctly identify the potential difference as you cross various elements। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है तो आपको ये बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो यू गॉट द लॉस। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो आपके पास राइज आना चाहिए। सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली फॉर द अननोन क्वांटिटीज। फिर आपने इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, फिर आप उसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। फाइनली आपने जब आपके न्यूमेरिकल आंसर आ जाएँगे तो फिर आपने इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है आपने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो अपोज़िट ली है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर मैग्नीट्यूड को आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो टोटल करंट लिया है क्या उन सब की समेशन करके वो क्या एक-दूसरे के बराबर आते हैं? अगर वो बराबर आते हैं तो फिर इसका मतलब आपका प्रॉब्लम ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो चेक करना होगा कि आपके सॉल्यूशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इन सारे स्टेप्स को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं और उसके न्यूमेरिकल और उसकी प्रॉपर सॉल्विंग कैसे की जा सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्किट एनालिसिस ऑफ द सर्किट पार्ट 2 करेंगे जिसके अंदर किरचॉफ रूल की प्रैक्टिस शामिल है। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके बारे में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जॉइन आवर इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।